नमस्ते मित्रों। तो बिल्कुल पूर्व की तरह से ही आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। और ये बात अवश्य कहनी चाहिए, बार बार कहनी चाहिए कि आप निरंतर मुझे सुझाव दे रहे हैं कि इस विषय पर वार्ता करिए, इस पर एक वीडियो करिए, शो करिए, इंटरव्यू करिए। Continuously I am getting suggestions from every corner of the society, academia, NGOs and the social activists to do things like this, what we are doing since last 1 month. Friends, अभी कल मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मिला कि आप एक इशू इस पर शीघ्रता से करिए अपने शेड्यूल के अतिरिक्त। हम सबको शेड्यूल करते जा रहे हैं, लेकिन कल ऐसा आया एक मित्र का अनुरोध कि, और वो समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, श्री विष्णु अग्रवाल जी। तो उन्होंने कल मुझे एक व्हाट्सएप किया कि आप जो है एक अपना शेड्यूल तोड़ करके एक एपिसोड करिए कि कैसे हम उनसे मिलें, उनसे निपटें, उनको समझाने का प्रयास करें या उनको समझें जो लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ उसी मर्ज की एलोपैथिक दवा पीस देते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए दे रहे हैं तो उसमें जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं मॉडर्न की, एम्लोडिपिन वगैरह, उनको पीस दिया आयुर्वेद की पुड़िया के साथ, या कोई एंटासिड दे रहे हैं तो उसमें पीस दिया ओम्प्रेजोल को, या ऐसे ही, या एंटीबायोटिक पीस दिए, या पैरासीटामोल पीस दिए। ये एक उस समय हम लोग, जब मैं पिछली सदी के 9वें दशक में की बात कर रहा हूँ, तो यूजी के विद्यार्थी जीवन में, आज भी विद्यार्थी जीवन है, लेकिन बस अंतर वही है कि एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी जीवन और एक अंडर ग्रेजुएट के रूप का विद्यार्थी जीवन, पोस्ट ग्रेजुएट के रूप का विद्यार्थी जीवन। तो ये जो विभिन्न स्तर हैं विद्यार्थी जीवन के, तो इस विद्यार्थी जीवन में जब अंडर ग्रेजुएट पर थे तो इसकी चर्चा बहुत सुनते थे हम लोग। 1987, 88, 89 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी, तत्कालीन उत्तर प्रदेश। तो उसमें ये चर्चा अक्सर हम लोगों के कान में आ जाती थी कि वो ऐसा करते हैं कि गोदंती भस्म के साथ पैरासीटामोल पीस करके देते हैं। चलो, लेकिन मैं उसको एक तरह से भूल गया था पिछले 10 वर्षों से कि क्या अभी भी ऐसा होता होगा। मैं इसको एकदम भूल गया था, मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। वजह तो अभी मैं ये सोच रहा था कि अभी जो इस मानसून सत्र में जो बायोडायवर्सिटी एक्ट और उसके जो विभिन्न पहलू आयुर्वेद के ऊपर अप्लाई होते हैं, यीशु के पहले अप्लाई होते हैं, उसको अध्ययन किया जाए, उस पर एक शो किया जाए। तब तक अचानक उनका ये आता, मुझे, मैं चला गया पीछे 30 साल। करे क्या ये समस्या अभी भी है? अभी भी कतिपय आयुर्वेदिक चिकित्सक ये कर रहे हैं कि वो अपनी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ उसी रोग की जो एलोपैथी की दवाएं हैं उनको वो इसके साथ पीस देते हैं। या जो एक सबसे बड़ी शिकायत आ रही है कि स्टेरॉइड्स को भी वो उस तरीके से मर्दन कर देते हैं, और मर्दन करने के बाद जो है उसको वही रोगियों को दे देते हैं और कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा है। और ऐसा वो लोग भी कर रहे हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं, और वो लोग भी कर रहे हैं जो लोग कि नॉन क्वालिफाइड हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। तो उनका जो आग्रह था कल, जैसे कि होता है ना कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि कोई बहुत बड़ा इशू आ जाता है तो एक मेंशन की प्रक्रिया है कि उसको मेंशन किया जाता है। अभी मेंशन के जरिए 2-3 मुद्दे लगातार बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के उठाए जा रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको सुन रहा है। तो ये एक मेंशन का है, हम शेड्यूल में तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक मेंशन आया कि नहीं, इसको कैसे किया जाए। जब कुछ कतिपय चिकित्सकगण जब दवाओं का अपमिश्रण तैयार कर रहे हैं, आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों को मिला रहे हैं,
और बिग बुक करके वो कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक दवा है, पीस करके दे दिए, उनके आइडेंटिफिकेशन ख़त्म करके वो कहे कि आयुर्वेदिक दवा है। तो ये बड़ा सवाल है और ये कई तरीके के दंडात्मक प्रक्रियाओं को इनवाइट करता है। दिस एक्ट ऑफ एनी फिजिशियन और क्वैक is inviting a lot of penal action on him or her. The need of hour is to report at appropriate authority with the evidence. If don't have evidence, then evidence will be created by the appropriate authority where the complaint has been made. It is their duty, it is their right to follow the procedure and generate the evidence against that fellow. So it's a really big question. थैंक यू अग्रवाल साहब कि आपने, मैं तो भूल ही गया था कि क्या ये प्रक्रिया अभी भी चल रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन आप जैसा अगर सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति इस बात को उठा रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ दम होगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको संदिग्ध के ऊपर जो कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करनी है वो पहली संस्था है कि आप जिस प्रदेश में हो, इन विच स्टेट यू आर, जस्ट रिपोर्ट टू द आयुर्वेदिक ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। आप जिस प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप वाराणसी के निवासी हैं या आप आगरा के निवासी हैं या आप उज्जैन, इंदौर कहीं के भी निवासी हैं, तो ये पता करिए कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन है उस एरिया का। और ऐसा भी अभी मैंने 3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी कि आंध्र प्रदेश का पूरा ASU ड्रग डिपार्टमेंट ध्वस्त हो गया है क्योंकि वहाँ कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है, वहाँ कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो अगर ऐसी केस है तो विजयवाड़ा और का व्यक्ति विजयवाड़ा से आंध्र प्रदेश में ही होगा, अगर मेरा जोग्राफिकल नॉलेज ठीक है। तेलंगाना में तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन चलिए, तो आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश में ही होगा। तो ये प्रक्रिया जो है अब उन प्रदेशों में कैसे होगी, लेकिन चलिए जहाँ भी है, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर को सबसे पहले सूचित करिए, लिखित में करिए और अपना संदेह व्यक्त कर दीजिए कि, लेकिन आपको संदेह व्यक्त करने का आधार होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को परेशान करने के लिए संदेह व्यक्त कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कानून, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहे हैं। बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग का असर व्यक्तिगत रूप से भी पड़ा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा परे रखते हैं क्योंकि मानव मस्तिष्क है और जब कोई संदर्भ रेफरेंस आता है तो सारी बातें अपने आप आने लगती हैं। तो कानून बने हैं सदुपयोग के लिए, न कि दुरुपयोग के लिए, लेकिन समाज का एक हिस्सा उन कानून का सभी का दुरुपयोग करने पर भी बड़ा आतुर रहता है और करता है, जिससे कि उस कानून की धार कम हो जाती है क्योंकि उस व्यक्ति का एक्विटल होता है, अंत में परेशान होता है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो चलिए, आपको जिसके ऊपर संदेह है आप उसके शिकायत करिए अपने एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को। अब ड्रग इंस्पेक्टर साहब वहाँ से आपके पास, यदि आपने स्वयं वो सैंपल लिया है और उसको आपके पास प्रमाण है, आपके पास डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें कि उन्होंने लिख करके आपको दिया है। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। मौखिक कार्रवाई पर आप गए, कुछ रुपया उनको दिया, कुछ दवा ले ली और कहीं कुछ लिखित में नहीं है, ना उनके यहाँ रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, ना आपके पास कोई कागज़ है, तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। आपके पास उनका प्रिस्क्रिप्शन, उनके द्वारा लिखा हुआ, उनके द्वारा हस्ताक्षरित और वो दवा होनी चाहिए और ये प्रमाण कि ये दवा उन्हीं की डिस्पेंसरी से आपको प्राप्त हुई है पुड़िया में या जैसे भी। तो इस एविडेंस को अगर आप क्रिएट करते हैं, रखते हैं अपने पास, तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर साहब को सूचित करिए और अगली कार्रवाई उनकी होगी कि वो वहाँ पर सैंपल लेंगे एज़ पर ड्रग रूल 1945 और उस सैंपल को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए डिटेल भेजेंगे या फिर जैसा वो उचित समझेंगे, कि जैसे कि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी हम एक एक करके लेंगे। तो वहाँ पर वो पहली कार्रवाई आएगी उसके उनके ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर की, जहां आप डायरेक्ट इसको ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम के से आप इसको क्रियान्वयन में ला सकते हैं। मैं इन 2 हिस्सों को एक साथ फिर बाद में जोड़ता हूं। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने एरिया के डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर के पास चले जाइए और वहाँ पर एक शिकायत करिए कि अमुक व्यक्ति अमुक क्लिनिक आयुर्वेद के नाम पर आयुर्वेद की डिग्री से चला रहा है और वो ऐसी बात कर रहा है जो कि
कानूनी रूप से या सामाजिक नहीं, मैं तो कहता हूँ कि चिकित्सकीय रूप से अपराध है। वो धोखा वगैरह के तो अभी धाराएं बाद में लगेंगी, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर आप उसको भ्रम में रखते हुए उसके शरीर को, उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला कार्य कर रहे हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, सबको एक साथ मिक्स करके पुड़िया बना करके दे रहे हैं कि खाओ जियो मस्त रहो। ऐसे थोड़े होता है, आप किसी के जीवन से खेल रहे हैं भाई। कब समझेंगे आप कि ऐसे कार्य न करें? ड्रग इंट्रैक्शन, हर ड्रग इंट्रैक्शन कब आपके मस्तिष्क में गूंजेगी? या आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, बहुत सारी CME करा रही है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, हर जगह, इवन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए भी। तो चलिए, तो आप अपने डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर को चाहे केरल से लेकर जम्मू तक कहीं भी आप रिपोर्ट करिए अपने डिस्ट्रिक्ट में। अगर वो सब व्यवस्था हो, ना व्यवस्था हो तो खंड डिविजनल स्तर पर, उससे भी ना हो तो फिर स्टेट लेवल पर। लेकिन आपको ये जो आयुर्वेदिक ऑफिसेस हैं, एक रास्ता ये आता है, ड्रग इंस्पेक्टर भी इसी का हिस्सा होता है, लेकिन आप उसके यहाँ सीधे जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको ज़रा प्रॉपर चैनल जाना होगा। और कहीं कहीं तो सीधे CMO ऑफिस का पोर्टल है, आप CM ऑफिस के पोर्टल पर, चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पर कर दीजिए, आप सभी झंझटों से मुक्त हैं। वो पोर्टल जो है कार्रवाई कर रहा है जनहित में, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपके अपने अपने राज्य की व्यवस्था होगी। इट्स द अरेंजमेंट ऑफ योर ओन स्टेट हाउ दे आर एड्रेसिंग सच काइंड ऑफ इशूज। तो वहाँ जब बात जाएगी तो उनके ऊपर निरीक्षण होगा, उस पर एविडेंस क्रिएट किया जाएगा, और एविडेंस क्रिएट करने में फिर वही प्रक्रिया एक हो जाएगी, ड्रग इंस्पेक्टर साहब की भी और डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर के भी द्वारा जो रिकमेंड होगा, और वो सैंपल DTL में जाएगा, और DTL में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में, जो कि गवर्नमेंट की अपनी भी हो सकती है और रूल 160 के तहत एक्रेडिटेटेड भी हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। और वहाँ से अगर रिपोर्ट आ गई कि नहीं ये मिक्स है, इसमें ये एलोपैथिक मॉलिक्यूल्स मिक्स हैं इसमें, साथ में और भी आयुर्वेद के नाम पर, तो कार्रवाई सुनिश्चित समझिए। फिर वो उसी श्रेणी में चली जाती है। वो एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड स्पूरियस तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान की हैं, ये तो आप उसके बाद कर रहे हैं, इसके ऊपर तो और सख्त धाराएँ हैं। ये मत सोचिएगा कि आपने मिक्सिंग कर दी तो आप एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस के 50,000 और 6 महीने की पेनाल्टी में हैं। आपने गंभीर अपराध किया है, और आपने मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म होने के बाद दोनों आयुर्वेदिक ड्रग की भी मैन्युफैक्चरिंग, एलोपैथिक ड्रग की भी मैन्युफैक्चरिंग का स्टेज ख़त्म हो गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इज़ ओवर देयर, समझ लीजिए। गोदंती भस्म बना करके एक अमुक कंपनी ने आपको दे दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके क्वालिटी कंट्रोल की तीनों विधाओं में वहीं तक थी। पैरासीटामॉल एक कंपनी का आपने ले लिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक थी। अब आगे जो कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और आपके कंपाउंडर साहब की, और जो धाराएं लगेंगी यहाँ पर आपके ऊपर लगेंगी, न कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर। आप कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो गोदंती भस्म दिया है उसमें कहीं पैरासीटामॉल नहीं थी, इसने जो पैरासीटामॉल दिया था उसमें गोदंती भस्म नहीं थी। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल। थोड़े एग्जांपल्स और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। मेटमॉर्फिन मिला दिया जाए, कहा जाए कि ये जामुन का चूर्ण है, और भी इसके ऊपर के हैं। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ चिकित्सक महोदय की है, और थोड़ी सी उनके डिस्पेंसर की, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी बराबर मात्रा में। क्योंकि चिकित्सक महोदय तो तुरंत कहने लगेंगे कि नहीं मैंने तो लिखा ही नहीं था, ये तो इसने किया है। कंपाउंडर लोग भी आप लोग सुन लीजिए, जो डी फार्मा आयुर्वेद हो, अभी फार्मा आयुर्वेद की तो अभी कमी ही चल रही है। तो अब यहाँ से आपके ऊपर जो एक्शंस लगते हैं ना, वो IPC आ जाती है, इंडियन पिनल कोड। फिर आप चले जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, फिर आपके ऊपर और सख्त कानून लगने लगते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि किसी ने तो कहा था कि इन ऐसे केसेस के ऊपर 307 लगा देनी चाहिए, हत्या का प्रयास, लेकिन वो लोकसभा में डिबेट के बाद हटा दी गई थी कि नहीं, इतना सख्त कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन है तो ये अटेम्प्ट वैसा ही, अंत में जा कर के ये मिश्रण अपमिश्रण कार्सिनोजेनिक हो गए, व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, उसके पूरे परिवार को यतीम बना दिया गया चिकित्सक महोदय के द्वारा, ऐसे ऐसे अपमिश्रण करके, तथाकथित चिकित्सक महोदय के द्वारा।
क्वालिफाइड लोग भी कर रहे हैं, जो लोग कि रजिस्टर्ड हैं, और नॉन क्वालिफाइड जो कि घूम घूम के बट गांव में दवा बांटते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को, चूँकि गांव का रहने वाला हूं, तो मैंने ऐसे भी देखा है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज की तारीख में, जब मुझे स्मृतियों में वो सीन आता है कि कोई एक साइकिल पर आते थे और पूछते थे, मैं अपनी उसी ग्रामीण मातृभाषा में बोलूँगा, केहू के बुखार भइल बा जी, केहू के जोड़ ओड़ में घुटना उठना में दर्द होता। तो मुझे वो दृश्य याद आता है। मैं 9th 10th में पढ़ता रहा हूँगा और मैंने ऐसे लोगों को घूमते हुए देखा है अपने गांव में, और लोग बड़े उनका इंतज़ार करते थे कि आज वो आएंगे, और वो कुछ मिक्सर दे दिया करते थे, एकदम ठीक हो गई बानी, एकदम बढ़िया बा, दर्द तो एकदम ठीक हो गई बा। अब ठीक तो हो गई बा, बुखारो उतर गई बा जड़ी बूटी के नाम पर, लेकिन हमें मिलल का बा, व्हाट आर द मिक्सचर्स देयर एंड हाउ दैट इज अफेक्टिंग इन द लॉन्ग वे। तो यहाँ पर ये 2 रास्ते हैं। चलिए, तीसरा रास्ता भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत मजबूती से शुरू कर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, और वो है मित्रों फार्माकोविजिलेंस का। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सबसे पहले जो सबसे आसान था वो बताया। अब आप अपनी एरिया में जहाँ भी रह रहे हो, वेयर यू आर स्टेइंग, जस्ट गेट वेयर इज़ द नियरेस्ट पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। तो जो आपके सबसे समीप पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, जैसे मुझे उद्घोषणा याद आ रही है, जब भी आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो उद्घोषणा होती है ना कि दरवाज़ा आपकी पीछे भी हो सकता है, आपके सीट के पीछे भी हो सकता है। बताया जाता है कि इस विमान में इतने इतने दरवाजे हैं और निकटस्थ दरवाज़ा आपके पीछे भी हो सकता है। तो हमें उस पर ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि आप, मैं अग्रवाल साहब की बात करूं तो आप काशी के रहने वाले हैं, और आपको बताऊं मैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है। और आप जब समाज सेवा में ऐसे केसेस को पा रहे हैं तो फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर की सेवाओं को लीजिए। ये सब तो बाद की बातें आ जाती हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर को ढूंढने जाएं काशी के बनारस के, और डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर चौका घाट वाराणसी जाएं, नज़दीक ही रहते हैं आप, आ जाइए BHU के पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर में। तो आप अपने राज्य के जो भी 100 से ऊपर पूरे देश में फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं, और नियरेस्ट के में आप अप्रोच कर लीजिए जो उसकी टेरिटरी है, और वहाँ से फिर जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर के पदाधिकारी लोग हैं वो आपका कार्यभार हल्का कर देंगे, वो सारी चीज़ें लेंगे और रिपोर्ट करेंगे। और लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि फार्माकोविजिलेंस तब ज़्यादा प्रभावी हो जाता है जब, ऐसे एक भ्रम है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जब तक साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, एडवर्स इवेंट नहीं आ रहा है, तब तक फार्माकोविजिलेंस की भूमिका नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सन 2008 से ही फार्माकोविजिलेंस के बारे में मैं अध्ययन, अध्यापन और पढ़ने को जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पेरिफेरी में ये भी आता है कि आप इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी गुड हेल्थ केयर, और इस तरीके की प्रैक्टिसेस क्वालिटी गुड हेल्थ केयर को कंप्रोमाइज़ करती हैं। तो पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर उस सैंपल की रिपोर्टिंग कर सकता है। उसके लिए किसी एडवर्स इवेंट की अलग से नोटिंग हो सकती है। एडवर्स इवेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ADR का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन हाँ, सवाल ये है कि प्रिस्क्रिप्शन पर वो लिखते नहीं हैं, कानूनी पहलू है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते नहीं हैं। फिर भी अगर सैंपल में और डिटेल में ये बात आती है टेस्टिंग में कि नहीं, इसमें मिक्स है, केमिकल्स मिक्स्ड हैं हर्बल पाउडर के साथ या हर्बल मिनरल पाउडर के साथ, वो रस भस्म वाली बातें छोड़ दीजिए। मैं केमिकल इंटाइटी की बात कर रहा हूँ, जो कि मॉलिक्यूल्स हैं, न्यू केमिकल इंटाइटी या API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एलोपैथी वाले API और NCE, तो N शब्द हटा दीजिए, वो तो एक अलग प्रक्रिया आ जाती है। सो वो जो अगर चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और वो स्टेरॉयड और कोई भी चीज़ मिल जा रही है तो एक गंभीर अपराध है और उसके लिए आपराधिक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन चेतना कहाँ से आनी चाहिए? वो व्यक्ति जिसको कल मजदूरी पे जाना है और उसको किसी भी हाल में अपना बुखार ठीक करना है, अब वो इतना सक्षम नहीं है कि जाए और किसी अस्पताल में, हालांकि गवर्नमेंट 10 रुपये 20 रुपये की पर्ची पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं। अगर आप एलोपैथिक दवा चाहते हैं, आयुर्वेदिक दवा चाहते हैं तो ये व्यवस्था इधर भी है, लेकिन आयुर्वेदिक अस्पतालों की रिच थोड़ा कम है,
उतने स्थापित नहीं है। एलोपैथी वालों की तो डिस्पेंसरी वगैरह की संख्या कुछ ज़्यादा ही है कंपेरेटिवली, तो आपको ईजिली अप्रोच में तो है पीएचसीज, मल्टीपल नंबर ऑफ सीएचसीज हैं, और वहाँ आपको फ्री डिस्पेंसिंग भी होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि व्यक्ति के पास उतने संसाधन नहीं है। उस मजदूर, कोई भी व्यक्ति, मैं क्यों कहूँ कि मजदूर और पुअर, इवन द लोअर मिडिल, छोड़िए सारी बातों को छोड़िए, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और उच्च स्तर के लोग भी इस भ्रम में आते हैं। रिटायर्ड लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो एक दवा खरीद के खाते हैं, 2000 रुपया का महीने की पार्सल आता है और उससे उनका शुगर बड़ा कम है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हायर लेवल के, ग्रुप 1 में भी हायर सीरीज़, और फिर जब उसकी जांच कराई जाती है तो तमाम हर्बल पाउडर्स में मेटमॉर्फिन भी मिलता है। फिर वो बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, वो कहते हैं कि इसमें हमारा नेचुरल मेटमॉर्फिन है जो कि हमने जर्मनी से प्लांट मंगाया था। तो अब ये अलग एक स्टेज आती है कि उनके मेटमॉर्फिन को नेचुरल मॉर्फिन और वो जो मेटामॉर्फिन, मॉर्फिन में इसलिए आ गया मेरे मुंह में कि मैं उसको भी बोलता जाऊं। अभी कल ही एक थीसिस जमा हुई है जिसमें कि एक हम लोगों ने पेन की दवा बताई है प्रोप्राइटरी एमडी कोर्स में, प्रियताम 5। तो उसमें जो हम लोगों ने एनालिसिस की तो उसमें नेचुरल मॉर्फिन मिली है प्लांट सोर्स से। हमने मॉर्फिन मंगाई, मिलाई नहीं है उसमें। जो हमने प्लांट्स यूज किए, 5 प्लांट्स पेन को रिलीव करने के लिए, उसमें हमें मॉर्फिन मिला है। तो मैं उस बात पर भी सोचता हूँ कि जब वो कहते हैं कि नहीं हम जर्मनी से एक प्लांट मंगाते हैं जिसमें कि मेटामॉर्फिन है, तो मैं उससे डिनाई करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन फिर वो जो है मॉर्फिन, वो नेचुरल ओरिजिन वाला है, प्लांट से डेरिवेटेड है जो उस पाउडर में था, या ऐड किया गया है ऊपर से किसी एलोपैथिक कंपनी के बना के, वो पता चल जाएगा जब आपको एक्सिपिएंट्स लेवल पर भी जांच होगी। क्योंकि कोई भी मेटमॉर्फिन जब बनेगी एलोपैथिक कंपनी की दवा के टैबलेट के रूप में, तो बिना एक्सिपिएंट्स के नहीं बन सकती है, बिना एडिटिव्स के नहीं बन सकती हैं। तो अगर कोई जो चीटर है, मैं उसको डॉक्टर नहीं कहूँगा, कोई चीटर है और वो मिक्स कर रहा है, तो वो एक्सिपिएंट्स उसमें आएंगे। और ये जो जामुन का चूर्ण के साथ या कोई भी एक 10 चीज़ों के चूर्ण के साथ दिया गया, और वो जो अगर मेटमॉर्फिन नेचुरल ओरिजिन वाली है, जैसे कि हमारे प्रियतम 5 में मॉर्फिन आई है, तो वो एक अलग इशू है। वो मिक्सचर नहीं है, वो नेचुरल इनहैबिटेंट है, वो नेचुरल है। तो ये देखना होगा आपको। और फिर फार्माकोविजिलेंस सेंटर, और चौथा जो आपके पास आता है, थोड़ा इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। अगर उस व्यक्ति का, जहां आपको संदेह है कि वो अंग्रेजी दवा, एलोपैथी दवा एक ही हुई, देसी दवा, विदेशी दवा सब मिला करके, और पुड़िया कल्चर की दवा, पुड़िया कल्चर याद रखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करते हैं अपने छात्र जीवन से लेकर अब तक, और आज भी बहुत ज़्यादा पुड़िया कल्चर चल रहा है। इस पर थोड़ी देर बाद बोलेंगे, ज़रा इसको पूरा कर दें। तो ये जो पुड़िया कल्चर है, तो पुड़िया बना करके हम दवा दे रहे हैं, उसमें सब मिक्स कर दे रहे हैं, घोंट दे रहे हैं, उसका सबकी सेपरेट आइडेंटिटी समाप्त कर दे रहे हैं। तो ये पुड़िया, और फिर क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ा विज्ञापन देते हैं, लोकल अखबारों में या बोर्ड पर लिख रखा है। तो आप एक चौथे संस्था की भी सेवा ले सकते हैं वहाँ पर, आसी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। आप उनके वेब पेज पर जाइए, उनका एक कंप्लेन करिए, फ़ोटो भेज दीजिए, फिर आपका व्हाट्सअप आएगा उनका आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सअप नंबर पर, कि आपकी शिकायत क्या है, आप किस बिंदु पर शिकायत करना चाह रहे हैं, वो आप कर दीजिए। बाकी सारा काम उनका है। उनसे तो पतंजलि तक नहीं बची, कई उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स उनके दुरुस्त कराए। और अब देखिए उन्हीं के प्रभाव है कि अभी 4 दिन पहले बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स आए। मैं अखबार रखा हूँ, मेरे पास ही है, लेकिन क्यों दिखाऊँ, ये बगल में है, और ये एडवर्टीजमेंट है पतंजलि का ही, जिसमें कि उन्होंने नीचे लिख रखा है कि जो लिखा जाना चाहिए कि नहीं, ये सब बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के न लें, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। अंग्रेजी, हिंदी सभी समाचार पत्रों में आधे पेज का, फर्स्ट पेज का ये एडवर्टीजमेंट पतंजलि के द्वारा दिया गया है, और लास्ट लाइन उसमें वही है। हालांकि पहले नंबर से ही क्वेश्चन
प्रश्न चिन्ह लग जाता है 80 में, लेकिन वो कानूनी पचड़े हैं, कानूनी पेच हैं, पचड़े नहीं पेच हैं। दैट आर द पॉइंट्स विच द लीगल फ्रेम। आज ही एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, 3:30 बजे सुनी जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आप समझ सकते हैं, आज का मतलब आज 27 जुलाई है। तो कानून अपना कार्य करता है। सभी जागरूक लोग, चाहे वो स्वयं मरीज हों या समाज में हों या परिवार के हिस्से हों, और अगर आपको संदेह है कि नहीं कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो आयुर्वेदिक दवाओं के साथ एलोपैथिक दवाओं को मिश्रित करके या कुछ भी मिश्रित करके दे रहा है, जिससे कि स्वास्थ्य में तो जल्दी एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल रही है, लेकिन जाकर वो दूरगामी प्रभाव में बहुत हानिकारक है, दैट विल बी वेरी हार्मफुल इन द लॉन्गर रन। तो यू कैन रिपोर्ट एट द 4 sites, right? 1, drug inspector of your area, Ayurvedic drug inspector, and maybe that system also, because there are the involvement of allopathic molecules also. तो एलोपैथिक मालिकूल्स में आयुर्वेदिक मालिकूल्स मिलाया जाना भी अपराध है, राइट? आयुर्वेदिक पाउडर में एलोपैथिक दवाई मिलाया जाना अपराध है, तो एलोपैथिक दवाई में आयुर्वेदिक दवाई मिलाया जाना भी अपराध है, और इसमें दोनों सिस्टम्स बराबर रूप से काम कर सकते हैं। Both streams, either the regulators of the Ayurveda or the regulators of the allopathy, both may take action on such kind of the cases where these two are being mixed at the level of dispensary on the same person, on the same fellow. But at the level of manufacturing, it is the different. I do believe you are understanding it. मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, दूसरा कि आप डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर को चाहे CMO को पैरेलल चलेगा, उनको रिपोर्ट करिए। तीसरा, फार्माकोविजिलेंस सेंटर, चाहे ASU का चाहे मॉडर्न का, दोनों लागू होगा। और चौथा, ASI का, ये भी लगेगा, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये भी लगेगा। और फिर अगर आप बहुत कुछ नुकसान उठा चुके हैं और असहनीय हो गया है आपके लिए, तो IPC भी आप एक कंसल्ट करिए। और होते हैं 2 तरीके के अपराध होते हैं, जहाँ पर कि पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेती है और पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेकर के सपोर्ट में आती है। फिर ऑनरेबल कोर्ट्स आते हैं। तो एक वो रास्ता भी है, बहुत सारे लोग मुकदमा कराते हैं पुलिस स्टेशंस पर, धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं या लापरवाही के आरोप लगाते हैं, इस तरीके के केसेस दर्ज होते हैं। तो 5वां रास्ता वो भी है, जहां पर आप सिस्टम के, अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी तक भी जा सकते हैं। अंतिम बात कि कुछ ऐसे बड़े सिंपल टेस्ट भी हैं जिसके लिए कि आपको बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरीज में नहीं जाना है। आपके आसपास में कोई यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई वहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, कोई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, कोई इस तरीके का सिस्टम हो, आप उनके पास जाइए, उनको विश्वास में लीजिए, उनके अधिकारियों को विश्वास में लीजिए। आपको तुरंत चेक करके बता देंगे कि इसमें स्टेरॉयड है कि नहीं है, या इसमें मिक्स है कि नहीं है। फिर आप उसको वैधानिक तरीके से करिए, थोड़ा लिखित में करिए, उस रिपोर्ट के साथ बाकी 4-5 के पास जाइए। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठाया आपने, और इसीलिए मैं इसको सीक्वेंस से अलग हट करके मेंशन के रूप में ले रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि मेरे तो दिमाग में नहीं था कि ये प्रक्रिया अभी भी चल रही होगी, लेकिन अगर ये अभी भी चल रही है तो इसका मतलब कि हम अवेयर नहीं है कि गांव की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। क्या अभी उसी तरीके से चल रही है जैसा आज के 30 साल पहले चलती थी, या 20 साल पहले चलती थी, या अभी कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो गया हो और गांव में जागरूकता बढ़ गई हो और ऐसे कार्य न हो रहे हों? लेकिन आपकी तो बात से लगता है कि ऐसे कार्य हो रहे हैं, तभी आपने चिंता व्यक्त की। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसे अन्य समाज सेवियों को शुभकामनाएं कि आप जनता के स्वास्थ्य का संरक्षण करिए, जनता के स्वास्थ्य का हित रक्षण करिए,
जागरूकता पैदा करिए। भाई देनी है ना तो अपने डिस्पेंसरी से अलग अलग दे दो ना, कि ये देखिए आयुर्वेदिक दवा है, ये एलोपैथिक दवा है, इसको आधे घंटे के अंतराल पर, ये निश्चित जानिए। आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत सारे चिकित्सक हमारे कह देते हैं कि हाँ दोनों दवाइयों को एक साथ ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल मत लीजिए। कभी इस पर फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं नोट कर लेता हूँ कि हर्ब ड्रग इंटरेक्शन पर ऐसे ही पॉइंट्स आते रहते हैं मस्तिष्क में। यस, एक ज़रूरत है कि हर्ब ड्रग इंटरेक्शन पर उदाहरण के साथ आपके समक्ष आया जाए पूरी तैयारी से। तो दोनों ही पैथी की दवाओं के बीच में मिनिमम अंतर जो है वो 40 मिनट का होना चाहिए, एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप हैं, आपने अध्ययन किया है, चाहे आप एलोपैथी चिकित्सा कर रहे हो, आप Li52 लिख रहे हो और दूसरी कोई भी एक मॉलिक्यूल लिख रहे हो लीवर ठीक करने वाला और Li52 भी लिख रहे हैं, तो आप बताइए। वो तो आप तो मिक्स नहीं, जनरली हमारे बहुत सारे लोग मिक्स नहीं करते हैं, वो सीधे Li52 अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं। मैं एलोपैथी चिकित्सक की बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ में उनको ये बताइए कि ये हमारी इस दवा और इस दवा के बीच में हर्ब ड्रग इंटरेक्शन की संभावना है और इसमें 40 मिनट का गैप रखिए। और यहाँ जो लोग की पीस करके दे रहे हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा का नाम दे रहे हैं, वो तो कुछ लिखते ही नहीं, कुछ तो बताते ही नहीं, वो तो पुड़िया कल्चर आ जाती है। और फिर मुझे याद आ गया कि पुड़िया कल्चर पर मैं कहना क्या चाहता था। हाँ, पुड़िया कल्चर एक खतरनाक कल्चर होती जा रही है और बड़ा बदनाम कर रही है आयुर्वेद को। पुड़िया कल्चर में कुछ भी, हाँ कुछ भी मिला देते हैं, स्वनाम धन्य वैद्य जी, और कहते हैं कि ये स्वर्ण योग है, इसमें हमने स्वर्ण की ये दवा मिलाई है, और उसकी कास्ट बढ़ जाती है जनरली स्वर्ण योग के नाम पर। नहीं तो कहते हैं कि थोड़ी महंगी दवा है, कहिए तो मोती मिला दें, मोती भस्म बड़ा काम करेगी आपको, कहिए तो रजत भस्म मिला दें, वो भी काम करेगी आपको। तो ये जो पुड़िया कल्चर का सिस्टम चलता है आयुर्वेद में, कम है, काफ़ी कम है, लेकिन अभी भी है। तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए कि क्या आप जो क्लेम करके दे रहे हैं, जिसका पैसा ले रहे हैं, वो उस पुड़िया में है कि नहीं है। और यही फार्माकोविजिलेंस का ये भी एक कार्य क्षेत्र है कि द अश्योर्ड द अवेलेबिलिटी व्हाट हैज़ बीन क्लेम्ड, जो दिया गया है वो उसमें है कि नहीं है। जो आपको एक पुड़िया के रूप में कहा जा रहा है कि ये बसंत कुसुमाकर रस है या योगेंद्र रस है, ये उसमें है कि नहीं है, ये कैसे तय होगा। तो चलिए, समय काफ़ी हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता हमारे आपके बीच चलती रहेगी। आपका जितना उत्साह वर्धन मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही नए नए मुद्दे देते रहिए मित्रों। नए नए मुद्दों पर हम तैयारी के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारे रिटायर्ड सीनियर्स हैं, जो डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड हुए हैं और कल जो क्लिनिक खोलें तो कैसे रखें अपने आप को सुरक्षित का जो वीडियो गया है, उस पर भूरी भूरी प्रशंसा की उन्होंने। डॉक्टर आनंद विद्यार्थी जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उन सारे पॉइंट्स को नोट किया। ऐसे ही नए मुद्दे आप हमको सुझाते रहिए, हम स्वयं कोशिश कर रहे हैं और कुछ नई और ठोस जानकारी के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार आप सभी का। नमस्ते।